अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स एंड लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला के यहाँ पुरुउम्मीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ दुनिया के जिस कोने में जहाँ कहीं भी आबाद होंगे, आप शाद होंगे, खुश होंगे। आप ना सिर्फ़ अपना बल्कि अपनी फैमिलीज़ का भरपूर ख़्याल रख रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको हर आफ़त और हर मुसीबत से महफ़ूज़ रखे। इस वक़्त आप नोवेल क्रिएशन के प्लेटफ़ॉर्म पर सुन रहे हैं नमल बाय नम्रा अहमद। एक खूबसूरत नोवेल। तो आइए शुरू करते हैं। कर रहे थे, आओ तुम्हें मिलवाता हूँ। वो इसे लिए एंट्रेंस तक चले आए, जहाँ से वो चलती आ रही थी। वो गोरी, गुलाबी, नीली सब्ज़ आँखों वाली थी, उम्र 30 से 35 के दरमियान, मगर काफ़ी दुबली-पतली, खूबसूरत नहीं थी, प्यारी थी। मुस्कुराती तो आँखों के गिर्द लकीरें पड़ती, बाल फ्रेंच नोच में बाँध रखे थे। मजमूई तौर पर इसके चेहरे पे एक सादा और पुरखुलूस सा तासुर था। वो इनको देखकर शनासाई से सर को खम देती, करीब आई, हाथ में फ़ाइल, फ़ोल्डर बैग, बहुत कुछ उठा रखा था। सॉरी डॉक्टर अता, मुझे देर तो नहीं हो गई? बेटियों को इस्लामाबाद छोड़कर आ रही हूँ। आपको पता है, इनसे तफ़सीली बात ना कर लूँ तो मुझे तसल्ली नहीं होती। बहुत सादा और माज़रत भरे अंदाज़ में बोली। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इनसे मिलो। ये ख़िज़र हैं, प्लानिंग कमीशन में। शायद तुमने कभी इनको देखा हो। और हिज़र, ये डॉक्टर सारा गाज़ी हैं, केमिकल इंजीनियर हैं, थरकोल पावर प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोसेस डिज़ाइन में पीएचडी करने वाली पहली पाकिस्तानी और आज की इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के इस सेमिनार में हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करेंगी। मुख्तसरन ये एक रॉकेट साइंटिस्ट हैं। बात ख़त्म करके उन्होंने फ़ख्र से इस ओहदेदार के तासुरात देखे। सर, मुझे मैडम के क्रीडेंशियल्स सुनना अच्छा लग रहा था, वरना हमारी बहुत अच्छी मुलाकात है। मैडम का प्लानिंग कमीशन में रोज़ का आना जाना है। खिज़र ने तब बताया जब वो सब कह चुके। सारा ने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। डॉक्टर अता बेहद महफूज नजर आने लगे। मैं बड़ों को नहीं टोकती, वरना मुझे अपने क्रेडेंशियल्स सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर खिज़र की तरफ मुतवज्जो हुई। और सुनाए खिज़र, प्लानिंग कमीशन वाले ठीक हैं? सुनाएंगी तो आप मैम। आप लोगों ने इंटरनेशनल कोर्ट में आईएमएफ के खिलाफ केस जीता है। जितनी मुबारक दूं कम है। जी खिज़र साहब, इसका तो गवर्नर साहब को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने अपने खर्च पे केस लड़ा था। वो अबरू उठाकर सादगी और खुशी से कह रही थी। कोई शक नहीं। डॉक्टर अता ने तायद की। फिर जैसे कुछ याद आने पे पूछने लगे। डॉक्टर सारा, कल ही किसी ने मुझसे पूछा था तो सोचा आपसे मालूम कर लूंगा। आपके हस्बैंड के मर्डर केस का क्या बना? सारा की मुस्कुराहट फीकी पड़ी, आंखों में साए लहराए। उसने खफीफ सा सर झटका। प्लानिंग कमीशन के ओहदेदार ने सवालिया डॉक्टर अता को देखा। सारा के हस्बैंड वारिस काजी नैब ऑफिसर थे। 3-4 साल पहले इनका मर्डर हुआ था। इनके भाई ने ही किया था। सारा, क्या इसे सजा हुई? वो दोबारा इसकी तरफ मतवज्जो हुए। ओह, बहुत अफसोस हुआ। खिजर को जैसे शर्मिंदगी हुई। मैं नहीं जानती कि इनके भाई ने कत्ल किया भी था या नहीं। डॉक्टर अता, सब कहते थे किया था तो शायद किया हो, मगर मैं इस केस को फॉलो नहीं करती। इंतकाम, कसास, बदला, इन सब से कुछ हासिल नहीं होता। मेरा कुल असासा मेरी बेटियां हैं और वो अभी बहुत छोटी हैं, सो मैं किसी ऐसे मामले में नहीं इन्वॉल्व होना चाहती जो इनकी सेफ्टी को खतरे में डाले। बड़ी महफिल में किसी के दुख का जिक्र छेड़ देना, बुरी नीयत से हो या अच्छी नीयत से, दिल हमेशा एक तरह से ही दिखता है। वो भी अफसुर्दा हो गई थी। मैम, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। मैंने, आपने कहा था मेल करवा देंगी, मगर मुझे मिले नहीं अभी तक। हिजर ने जैसे बात बदली। वो अभी तक लॉबी में खड़े थे और माहौल खासा सोगवार हो गया था। लम्हे भर में वो तीनों इर्द गिर्द से कट गए थे। सारा जबरदस्ती मुस्कुराई। आई एम सॉरी खिजर, मेरा सीनियर इंजीनियर छुट्टी पे है कुछ दिनों की। मैं शाम में इस्लामाबाद वापस जा रही हूँ। जाते ही इसको याद करवाऊंगी। वो आपको मेल कर देगा। ओह हाँ, मैं पूछने लगा था, आपका सीनियर इंजीनियर आपके साथ साथ होता है हमेशा, आज नजर नहीं आ रहा। वो किसी जाती काम में मसरूफ है। कहते हुए इसकी जबरदस्ती की मुस्कुराहट कुदरती मुस्कान में बदलने लगी। खिजर ने माथे को छुआ। मैं इसका नाम हमेशा भूल जाता हूँ। कहीं ये ना हो कि मैं इसकी मेल मिस कर दूँ।
सादी, सादी यूसुफ, सारा ने याद दिलाया। फिर चेहरे पे दोबारा बशाशत लाते हुए इन दोनों को देखा। अंदर चलते हैं। आज हमारे पास तवानाई की दुनिया को दिखाने और बताने के लिए बहुत कुछ है। वो कहकर आगे बढ़ी तो दोनों इसके साथ हो लिए। अलबत्ता डॉक्टर अदा अभी तक ये मौजू छेड़ने पे पशेमानी महसूस कर रहे थे और खिज़र याद करते हुए कह रहा था, बिल्कुल, सादी यूसुफ बहुत ही कॉम्पिटेंट लड़का है। मैं एक दफ़ा मिला था। वो दूर होते गए और लाबी की गहमा गहमी में इनकी आवाज़ें मद्धम पड़ती गईं। गरिफ्ता दिल थे मगर हौसला न हारा था। इस्लामाबाद में दोपहर तेज शुआओं के साथ गोया बरस रही थी। ऐसे में सुनहरी रोशनी में नहाए छोटे बागीचे वाले घर से आगे मेन रोड पे निकले तो मरकज शुरू हो जाता, जहाँ एक कितार में दुकानें थी और कितार के कोने पे आखिरी दुकान में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। ऊपर बड़े से बोर्ड पे जली हरूफ में लिखा था, फूडीली एवर आफ्टर। यकीनन ये परियों की कहानी के इख्तितामी हैप्पीली एवर आफ्टर की इश्तहा अंगेज नई शक्ल थी। रेस्टोरेंट के बरामदे में बिछी कुर्सियां खाली थी। करीब ही फूलों का स्टॉल लगाए कम उम्र पठान बच्चा मौजूद था। रेस्टोरेंट की सड़क के सामने की दीवार शीशे की थी, जिससे अंदर झांको तो सब सूना पड़ा था। अभी लंच टाइम नहीं हुआ था, सो सिवाय वेटर्स के जो काम निपटाते फिर रहे थे वहाँ कोई ग्राहक मौजूद ना था। सब मेज़ें खाली थी सिवाय शीशे की दीवार से लगी मेज़ के। इस पे लैपटॉप रखा था, एक खुली फाइल और दो मोबाइल्स, साथ कॉफ़ी का मग जिससे वो वक्फे वक्फे से घूंट पड़ रहा था। जबकि इसकी निगाहें लैपटॉप स्क्रीन पर जमी थी। वो काफ़ी संजीदा नज़र आ रहा था। जीन्स पे बटनों वाली शर्ट जिसकी आस्तीन ने पीछे मोड़ रखी थी। स्क्रीन पर जमी आंखें गहरी भूरी और पुरकशिश थी। रंगत बहुत साफ और नकूश काफ़ी हैंडसम। बाल पीछे की तरफ ब्रश कर रखे थे। सामने से देखो तो सीधे लगते, पीछे से देखो तो घुंघराले थे, बिल्कुल ज़मर जैसे। इसकी मजमूई शख्सियत ज़हन पे एक साफ सुथरा खुशगवार सा तासुर छोड़ती थी। लैपटॉप की तरफ देखते हुए वो गाहे बगाहे एक नज़र इन फ़ोन पर भी डाल लेता। करीब से गुजरता वेटर भी इन ही फ़ोन्स को देख रहा था। सादी भाई, वेटर ने रुक कर इसे मुखातिब किया। हूँ, वो मसरूफ़ सा पढ़ता रहा। इस मोबाइल का मालिक अभी तक नहीं आया। इसके अब्बू को इत्तला तो कर दी है, आ जाएगा। वो पढ़ते पढ़ते निचला लब दबाए बोला। इसकी आवाज़ भारी और साफ थी। उर्दू का लहजा किसी भी इलाकाई ज़ुबान के असर में नहीं था। बड़ा कोई लापरवाह लड़का था, इतना कीमती मोबाइल मेज़ पे छोड़ गया। आप ना देखते तो कोई चुरा कर ले जा चुका होता। सादी के लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट आई। गर्दन हिलाए बगैर सिर्फ निगाहें उठाकर वेटर को देखा। कस्टमर तो इसके बाद आए ही नहीं। मैं ना होता तब भी तुम दोनों फिर तो रहे हो। फिर कौन चुरा कर ले जाता? वेटर झींप गया। मतलब गुम सकता था, गिर सकता था। शुक्र आपने देख लिया। मैडम की तरह आप भी बहुत दयानतदार हैं भाई। थोड़ा सा मक्खन करीम सूप के लिए बचा रखो जुनैद। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नरम सी तंबिया करता वो अब कुछ टाइप कर रहा था। जुनैद गड़बड़ाकर वहां से उठ गया। दफातन उसने मोबाइल उठाया और कॉल मिलाई। ये इसका अपना मोबाइल था। सादी यूसुफ बात कर रहा हूँ, थरकूल से। जी जी, उसने रुक कर सुना, फिर इस बात में सर हिलाकर बोला, जी, मैंने वो रिपोर्ट देख ली है, मगर जो चीज़ मैंने आपसे मांगी थी वो मुकम्मल नहीं है। मैं आपको अपनी डिमांड लिखकर मेल कर रहा हूँ। अगले हफ्ते हमें फील्ड पे जाना है। तब तक वो धीमे मगर कतई लहजे में बात करता रहा था। इतने में बाहर से फूलों वाला पठान लड़का आकर इसके सामने कुर्सी खींच कर बैठ गया। हाँ, गुल खान, कैसे हो? फ़ोन बंद करके उसने फिर से टाइप करते हुए इसको मुखातिब किया। यार सादी भाई, तुम्हारे शहर का लोग बड़ा ख़राब है। बड़े ही बिगड़े मूड में कहते हुए टांग पे टांग रखी और नाक से मक्खी उड़ाई। अच्छा, अब क्या कर दिया है मेरे शहर के लोगों ने? वो जो सड़क की दूसरी तरफ बैठा है ना? इशारे पे सादी ने इस तरफ देखा, जहाँ दूर फूलों का एक और स्टॉल लगा था, जिसको गुल खान से ज़रा बड़ा बच्चा चला रहा था। वो खाना खराब का बच्चा हमारा फूल चुराने के पीछे होता है। अच्छा, तुम इसीलिए यहाँ आकर बैठ के ताकि इसे चुराने में मुश्किल ना हो। सादी ने समझकर इस बात में सर हिलाया। यार सादी भाई, मजाक ना किया करो हमारे साथ। वो हमारी नज़र के निशाने पे है। फिर आगे होकर बोला, भाई,
तुम्हारा नाम साद है ना? मतलब प्यार से सादी कहते हैं? नहीं, मुझे गुस्से से भी सब सादी ही कहते हैं। साद नहीं है, ये सादी ही है, शेख सादी से। वो बच्चे को देखे बगैर काम करते हुए कह रहा था। नहीं था। बस अब बाबा हमारी तरह थोड़ी है कि पहली अजान पे उठ जाए। उसने गर्दन अकड़ा कर कहा। हाँ, और फिर मस्जिद में आकर सजदे में सो जाए। देख रहा था मैं आज तुझे। गुलखान बुरा सा मुंह बनाकर सीधा हुआ। यार, तुम्हारा एक आंख पीछे भी लगा हुआ है, कभी तो माफ कर दिया करो। तुम इतना लंबा सूरत पड़ता है, हमें नींद आ जाता है। फिर कुछ याद आने पे तासुरात बदले। दिलचस्पी से मजीद आगे को हुआ। भाई, तुमने इतना अच्छा कुरान पढ़ना किधर से सीखा? मेरे स्कूल के एक कारी। वो बताते बताते रुका, जैसे कुछ याद आया। सर उठाकर जुनैद को पुकारा। स्कूल का ऑर्डर तैयार हो गया। साथ ही वॉल क्लॉक देखा। कौन सा ऑर्डर भाई? जुनैद सफियान दोनों भागे आए। सादी ने अचंभे से दोनों को देखा। क्या मतलब? फहीम ने नहीं बताया? कल मैं इधर था तब फोन आया था। पिकनिक का ऑर्डर था। फहीम को बता कर किया था मैं। वो कहते ही खड़ा हुआ था, जैसे अलार्म सा बज रहा हो कहीं। फहीम तो बीमार था, आज आया ही नहीं है। उसने तो कोई जिक्र नहीं किया भाई। या अल्लाह, 2 घंटे तक डिलीवरी करनी है और यहाँ काम भी नहीं शुरू हुआ। वो उठते हुए चीजें समेटने लगा। इसका इरादा भांप कर दोनों बुखला गए। भाई, आप रहने दें, हम कर लेंगे। इनकी कॉल मैंने उठाई थी, ऑर्डर मैंने नोट किया था। जब उन्होंने नाम पूछा तो मैंने सादी यूसुफ बताया था। मैंने इनको जुबान दी है कि आज दोपहर तक ऑर्डर तैयार होगा, तो अब वो मेरे भरोसे आएंगे। सो ऑर्डर भी मुझे ही पूरा करना है। कतियत से कहता वो लैपटॉप बंद करके मेज के पीछे से निकला। गुलखान ने इसका कप उठाकर काफी चखी। सादी के खुद को देखने पे मुस्कुराया। हम पर तो पराए घर का पानी भी हराम है, मगर तुम तो अपना भाई है। 2 घूंट और भरे। सादी इसका कंधा थपक रिसेप्शन तक आया। एकदम गुलखान, ओ खाना खराब, कहता कब छोड़कर भागा। इन तीनों ने मुड़कर देखा। सड़क पे मुकाबिल वाला लड़का फूल उठाए भाग रहा था। गुलखान इसके पीछे लपक रहा था। एक सफेद गाड़ी करीब आती दिखाई दे रही थी। सादी वापस रजिस्टर की तरफ मतवज्जो हुआ, मगर जहन में जैसे कुछ अटका। सफेद गाड़ी। उसने तेजी से गर्दन मोड़ी। वो सफेद रोल्स रॉयस थी और इसके मालिक को तो वो लाखों में पहचानता था। नौशीरवां कारदार। वो बेइख्तियार ग्लास स्टोर के करीब आ खड़ा हुआ। तू ठहर तो सही। दोनों लड़के आगे पीछे भागते सड़क पे आए। रोल्स रॉयस ने एकदम ब्रेक लगाए। टायर चरचराए। दूसरा तो भाग गया था। गुलखान दुबक कर सर पे हाथ रख के सड़क पे बैठ गया। गाड़ी का दरवाजा खोलकर सुर्ख चेहरा लिए नौशेरवां तेजी से बाहर निकला। अंधे, इडियट, तुम्हारे बाप की सड़क है, चलने की तमीज नहीं है। अभी मेरी गाड़ी कहीं लग जाती तो कैसे नुकसान पूरा करते, अपने माँ बाप को बेचकर। इसका जैसे बस नहीं चल रहा था। लड़के को 2 थप्पड़ लगा दिए। ड्रेस पैंट शर्ट ऊपर बिना आस्तीन के वेस्ट में मलबूस वो ऑफिस की तैयारी में लग रहा था। सादी जीन्स की जेबों में हाथ डाले कदम कदम चलता बाहर आया और रेस्टोरेंट का सबसे अबूर करके सड़क के किनारे आ रुका। और अगर तुम्हारी गाड़ी से इस बच्चे को चोट लग जाती तो तुम किसको बेचकर नुकसान पूरा करते? नौशेरवां जो बिगड़े तेवरों के साथ गाड़ी की तरफ पलट रहा था, बेइख्तियार पलटा। सादी को देखकर गुस्सा जैसे गुम हुआ, मगर आंखों में तपश और कीना बढ़ गया। गुलखान लपक कर सादी के पीछे आ खड़ा हुआ। अच्छा, मैं समझ गया। नौशेरवा ने तैश को दबाकर तंजिया मुस्कुराने की कोशिश की। ये शायद तुम्हारा मेन बिजनेस है। इन आवारा लड़कों को चोटें लगवाओ और फिर गाड़ियों के मालकान से रकम वसूल करो। गुड, गुड। क्या ये करने से रेस्टोरेंट का किराया पूरा हो जाता है? सादी आंखें सुखड़े ठंडे तासुरात के साथ इसे देखता रहा। मेरा असल बिजनेस तुम अच्छी तरह जानते हो। अगर तुम्हारा मूड खराब ना हो तो मैं दोहरा दूं कि मैं किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। नौशेरवां के चेहरे पे फिर से सुर्खी भरने लगी। लब भींच कर बामुश्किल जब्त किया। मेरे पास इतना वक्त नहीं है सादी कि मैं तुम्हारे ऑफिस की रुदात सुन सकूं। मेरे पास मेरी एक कंपनी है जहां जाने के लिए मैं इस तुम्हारे असिस्टेंट की वजह से लेट हो रहा हूँ। उसने हकारत से बच्चे की तरफ इशारा किया जो सादी के बाजू की ओर से इसे देख रहा था। अच्छा, तुम ऑफिस जा रहे हो। वेरी गुड। लेकिन मेरा जुग्राफिया अगर दुरुस्त है तो मेरा रेस्टोरेंट तुम्हारे घर से ऑफिस के रास्ते में नहीं पड़ता। सो मेरी छठी हिस्स मुझे ये बताती है
کہ یقیناً تمہارے ارد گرد آج کسی حوالے سے میرا ذکر ہوا ہوگا اور تم حسب معمول غصے میں بے قابو ہو کر مجھے چیک کرنے آئے ہو۔ تو اب تم دیکھ ہی چکے ہو کہ میں وہی سعدی ہوں۔ کندھے ذرا سے اچکا کر سعدی نے بہت آرام سے کہا۔ ویٹرز جنید، سفیان، گل خان کا باپ اور ایک راہگیر اب جمع ہوئے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ضبط کی شدت میں نوشیروان کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کون ہو۔ میں بھی جانتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں ایک یتیمی میں بڑا ہونے والا مڈل کلاس لڑکا ہوں۔ میری ماں یہ چھوٹا سا ریسٹورنٹ چلاتی ہے اور میرا گھر اس سے بھی چھوٹا ہے۔ میں انگلینڈ پڑھنے اسکالرشپ پہ گیا تھا اور میں نے زندگی میں وہ دن بھی دیکھے ہیں جب پیسے نہ ہونے کے باعث ہمیں چٹنی سے روٹی کھانی پڑتی تھی۔ آج میں ایک کیمیکل انجینئر ہوں، ایک سائنسدان، اور آج بھی میری تنخواہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنی مالی حیثیت، مجھے کسی چیز کے بارے میں سچ سچ بتانے سے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ میں سعدی یوسف خان ہوں اور یہاں سب مجھے جانتے ہیں۔ کیا اب تم بھرے مجمع میں اپنا تعارف کروا سکتے ہو؟ نوشیروان کا غصہ ٹھنڈا اور آنکھوں کی تپش مزید بھڑک چکی تھی۔ وہ خاموش رہا تو سعدی نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اگر نہیں تو بہتر ہے کہ تم اپنی قیمتی کار کو ٹھیک سے ڈرائیو کرنا سیکھ لو، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب تم غلط ڈرائیو کر رہے ہو، اور اگر تمہارا یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے تو پھر گاڑی آگے پیچھے کر لو تاکہ ہمارے کسٹمرز کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ واپس پلٹ گیا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اندر آیا تو باہر نوشیروان گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کر رہا تھا۔ گل خان بھی اس کے ساتھ اندر آیا تھا اور اب خاصی مضبوطی سے کھڑا تھا۔ نہ تو سعدی بھائی، کتنے کی ہوگی اس کی ڈبہ گاڑی جس پہ اتنا اکڑ رہا تھا؟ سعدی نے ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھا۔ زیادہ نہیں، بس 4 ساڑھے 4 کروڑ روپے کی۔ گل خان کا منہ مارے شوق کے کھل گیا۔ سعدی آستینیں فولڈ کرتا کاؤنٹر تک آیا مگر اس کا فون بج اٹھا۔ نمبر دیکھ کر اس نے تیزی سے کال لی۔ ایڈوکیٹ خلجی کالنگ۔ جی خلجی بھائی، کیا بنا؟ سماعت ہو گئی؟ پوچھتے ہوئے اس کے چہرے پہ لمحے بھر کو ڈر اور امید کا ملا جلا تاثر ابھرا۔ پھر جواب سن کر وہ تاثر مسکراہٹ میں ڈھلتا گیا۔ ریلی؟ آپ کو یقین ہے نا ماموں بری ہو جائیں گے؟ اوکے، میں دعا کر رہا ہوں۔ فون رکھ کر اس نے فوراً باہر دیکھا۔ نوشیروان کی کار جا چکی تھی، اس کی دھول تک وہاں نہیں تھی۔ سعدی نے پرعزم مسکراہٹ کے ساتھ دور آسمان کو دیکھا۔ یہ خبر سن کر آپ کی شکل کیسی ہوگی میں دیکھنا چاہتا ہوں ہاشم بھائی، اور پھر عملے کی طرف مڑ گیا۔ کمن بوائز، ہمارے پاس ابھی 2 گھنٹے ہیں۔ کمرہ عدالت میں غیر معمولی سناٹا تھا۔ گرمی اپنے جوبن پہ تھی۔ اونچی کھڑکیوں سے گرم ہوا کے تھپیڑے اندر آ رہے تھے۔ ایسے میں استغاثہ اور دفاع کے بنچز پہ تناؤ زدہ سی خاموشی تھی۔ جج صاحب کاغذ سے پڑھ کر اپنا طویل فیصلہ سنا رہے تھے اور سب متوجہ ہو کر سن رہے تھے۔ ایسے میں صرف دفاع کی کرسیوں پہ بیٹھا وہ سفید کرتی اور کسی کسی ہوئی پونی والا مرد تھا جو ہر ایک سے لاپرواہ اور بے نیاز، کبھی ایکسرسائز کے انداز میں گردن کو دائیں اور بائیں کندھے کی طرف جھکاتا، کبھی انگلیاں چٹکاتا، کبھی کان کی لو مسلنے لگتا، کبھی ہلکی ہلکی سی شیو سے بال نوچتا۔ غرض وہ بور ہوتا دکھائی دے رہا تھا، منہ میں کچھ چبا بھی رہا تھا۔ اس کے اپنے وکیل خلجی صاحب بھی وقفے وقفے سے اس کو دیکھتے تھے۔ ان کو اپنی طرف نگاہیں پھیرتے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکراتا اور پھر چہرہ کسی اور طرف موڑ کر بالکل سپاٹ سے تاثرات بنا لیتا۔ خلجی صاحب سر جھٹک کر رہ جاتے۔ فارس غازی ان کو اسی طرح کبھی کبھی عاجز کر دیتا تھا۔ عدالت نے سرکار بنام فارس غازی میں تمام گواہوں، پولیس اور مقتول کے اہل خانہ سب کے بیانات اور دیگر شواہد کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ ہم نے فورینسک رپورٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ اور پولیس کی تفتیش کو بھی بہت توجہ سے دیکھا ہے۔ جج صاحب کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ ایسے میں فارس خلجی صاحب کی طرف جھکا اور سرگوشی کی۔ یہ کتنی دیر تک اور بولے گا؟ خلجی صاحب نے ایک برہم نگاہ اس پہ ڈالی۔ غازی، تھوڑا صبر کرو، یہ تمہاری زندگی کا اہم ترین دن ہے۔ 4 سال سے تم قید میں پڑے ہو۔ آج تم یا تو رہا ہو جاؤ گے یا پھانسی چڑھو گے، اس لیے فی الوقت دعا کرو۔
अच्छा। उसने ताबेदारी से सर हिलाया। लेकिन ये अभी कितनी देर और बोलेगा? खिलजी साहब ने गहरी सांस ली। जितनी देर भी बोलेगा, तुम्हें इसको सुनना होगा। फारस गहरी सांस लेकर पीछे हो गया। हाँ। गवाहों के अपने ही बयानात से फिर जाने और बहुत से गवाह खान के पेश ना होने के बाइस अदालत के लिए फैसला करना आसान हो गया है। जज साहब की आवाज गूंज रही थी। वो ऐनक नाक पे धरे, चेहरा झुकाए निकात पढ़ पढ़ कर सुना रहे थे। नाकाफी गवाहियों और अदम सबूत के बाइस फारस गाजी पे लगे इल्जामात में शक पैदा हो गया है। इस्तगासा के सबूत को के अपनी जगह ठोस हैं, लेकिन वो किसी भी सूरत रीजनेबल डाउट से मुस्तस्ना नहीं है। इसलिए अदालत हमेशा की तरह शक का फायदा मुल्जम फारस तखीर गाजी को ही देने जा रही है। फारस अब मुंह में मुसलसल कुछ चबाता खिड़की से छनकर आती धूप को देख रहा था। उसकी सुनहरी आंखें रोशनी की किरणों के बाइस जलते बुझते दियो जैसी लग रही थी। इस समन में फारस गाजी वल्द तखीर गाजी अपनी बीवी जरताशा गाजी और सतीले भाई वारिस गाजी के कत्ल के केस में मुजरिम साबित नहीं होता। इसलिए मुअज़्ज़ज़ अदालत फारिस गाजी के ऊपर लगे तमाम चार्जेस मुस्तरद करके पुलिस को इनकी बाइज्जत रिहाई का हुक्म जारी करती है। नीज इस केस से और इन इल्जामात से हमेशा के लिए मुल्ज़म को बरी करती है। खिलजी साहब और इनके साथ ही वकला भी इख्तियार खड़े हुए थे। वो एक दूसरे से गले मिल रहे थे। इस्तगासा के बेंच पे एक बेजारी सी थी। वो हैरान भी थे और बददिल भी। खामोशी मजरूह हुई थी। जज साहब फैसला सुनाकर उठ के जा रहे थे। आवाजें बुलंद हो रही थीं। ऐसे में खिलजी साहब ने एकदम इसे ढूंढना चाहा तो देखा वो चुपचाप कमरा अदालत से बाहर जा रहा था। वो इसके पीछे लिपके, इनका चेहरा फरते जज्बात से तमतमा रहा था। राहदारी में उन्होंने इसे जा लिया। वो सिपाहियों की मैयत में जा रहा था, मगर इसको हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। गाजी मुबारक हो। वो इससे गले मिले, फिर अलग हुए। सादी ने बहुत मेहनत की तुम्हारे केस के लिए। तुम्हें बहुत मुबारक हो कि तुम रिहा हो गए हो। डबल जेपर्डी के कानून के तहत अब कभी भी इन दो कत्लों का मुकदमा तुम्हारे ऊपर नहीं चलाया जाएगा। अफसोस। फारस ने होले से सर झटका। इसके चेहरे पे सादगी सी थी। सुबह दो पुलिस वालों से झगड़ा हुआ मेरा। अभी इनको सबक सिखाना था, लेकिन अब रिहा हो गया हूँ। ये नहीं हो सकेगा। कुछ दिन मिल जाते तो इनकी तबीयत अच्छे से साफ करता। खिलजी साहब ने अफसोस से इसे देखा। तुम्हें जेल ने क्या बना दिया है फारिस गाजी? सिवाय लड़ाई झगड़े के तुम हर चीज भूलते जा रहे हो। तुम्हारी जुबान भी सी क्लास कैदियों वाली हो गई है। ले, सी ब्लॉक में ही तो था। उसने शाने उचकाए। खिलजी साहब ने बहुत से सख्त अल्फाज अंदर रोके। लेकिन अब तुम रिहा हो गए हो। अब तुमने अपनी जिंदगी में कोई जल्दबाजी और बेवकूफ़ी नहीं करनी। अब ये बदमाशों वाले काम छोड़ दो। शरीफ आदमी बनकर रहो, जैसे सोसाइटी में रहा जाता है। तुम्हारे खानदान ने बहुत भाग दौड़ की है तुम्हारे लिए। अब इनको अपनी तरफ से परेशान ना करना। अच्छा। वो लापरवाही से इधर उधर देख रहा था। चेहरा बेतासुर सा था। अब यहाँ से निकल कर कोशिश करना कि अच्छी जॉब ढूंढो, अच्छी सी लड़की से शादी करो और एक पुरसुकून जिंदगी गुजारो। अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। बाहर की दुनिया जेल जैसी नहीं है गाजी। इसमें तुम बात बात पे लोगों की हड्डी पसली नहीं तोड़ सकते। अब तुम्हें अपनी जिंदगी को संजीदा लेना होगा। फिर रुक कर इसे देखा। कुछ पूछोगे नहीं अपने केस के बारे में? फारस ने संजीदगी से इसे देखा। फीस मिल गई आपको अभी या नहीं? खिलजी साहब ने गोया बुरा मानकर इसका चेहरा देखा, जो बिल्कुल स्पार्ट था, जैसे किसी बात का कोई असर न हुआ हो। इससे पहले कि वो कुछ कहते, उन्होंने यकायक कुछ महसूस किया, जैसे एक लम्हे के लिए कुछ बदला था। फारस की निगाहों का रुख, वो इनके कंधे के पीछे किसी को देख रहा था, और इसकी आंखों की सारी कैफियत बदल गई थी। खिलजी साहब ने पलट कर देखा। राहदारी में बहुत से लोग चलते जा रहे थे। इनमें वो भी थी, घुंघराले बालों वाली प्रिस्क्यूटर, जिसकी नाक में हीरे की एक लौंग चमक रही थी। वो दो औरतों के हमरा चलती, सीध में देखती आगे जा रही थी। फारस के करीब से गुजरी तो निगाह उठी।
اس کی آنکھیں بری تھیں، ایک ثانیے کو بری آنکھیں سنہری آنکھوں سے ملی، پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ فارس غازی کا چہرہ اس ایک پل میں بالکل بدل گیا تھا، جیسے وہ کوئی اور انسان ہو، لیکن اگلے ہی پل وہ واپس ویسا ہی ہو گیا اور سر جھٹک کر دوسری سمت میں ہو لیا۔ خلجی صاحب نے بہت دفعہ ان دونوں کو راہداریوں اور برآمدوں میں ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے دیکھا تھا۔ ہر دفعہ یہ ایک لمحہ ضرور آتا تھا۔ اس کی رہائی کی خبر ہاشم کو جب ملی تو وہ کوریڈور میں کھڑا کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ اس نے کمال ضبط سے اپنے کڑوے ہوتے تاثرات چھپا لیے۔ وہ ابھی اتنا مصروف تھا کہ ایک دم ری ایکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ اس نے خود سے عہد کیا کہ اگر اس میں سعدی کا ہاتھ ہے تو اسے حساب دینا ہوگا، اور توجہ سمر کی طرف مبذول کر دی جو سامنے سے فائل کے صفحے سرسری انداز میں پلٹتی تیز تیز اسی طرف آ رہی تھی۔ ایک معمر خاتون اور ایک دوپٹہ اوڑھے نوجوان لڑکی بھی اس کے ہمراہ تھی۔ ہاشم کوریڈور کے سرے پہ اسے ملا تھا۔ زمر اس کے سلام کا مختصر جواب دے کر آگے ہو لی۔ وہ بنا کچھ کہے ساتھ چلنے لگا۔ ایک کریو کٹ والا نوجوان اس کی بائیں جانب تھا۔ کورٹ روم تک کی یہ واک خاموشی سے کٹ جاتی اگر ہاشم کی کسی بات کے جواب میں وہ نوجوان بگڑے تاثرات سے یہ نہ کہتا، انہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں رقم ادا کر رہا ہوں، ورنہ کورٹ میں یہ مجھے ریپسٹ یعنی ثابت نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی دبے دبے غصے سے اس لڑکی کو دیکھا۔ ہاشم نے نظروں سے تنبیہ کی مگر زمر کے قدم ایک دم رکے تھے۔ وہ گھوم کر ان کے سامنے آئی اور سنجیدگی مگر تیکھی نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ آپ کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو سیٹلمنٹ دی ہے، ورنہ اگر ہم ٹرائل پہ جاتے تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا۔ ہاشم نے ابرو اٹھا کر لڑکے کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا مگر وہ جو پہلے ہی بہت برے موڈ میں تھا اکھڑا اکھڑا سا بولا، میں باعزت بری ہو جاتا اور مجھے یہ پیسے نہ دینے پڑتے اور میری جاب۔ مدعی لڑکی کی ماں تلخی سے کچھ بڑبڑائی تھی۔ ہاشم نے لڑکے کو ہاتھ اٹھا کر خاموش کیا اور زمر کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، میڈم پروسیکیوٹر، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹرائل پہ جانے کے بعد کیا ہوگا۔ الفاظ کی سنجیدگی کے باوجود ہاشم کی مسکراہٹ برقرار تھی۔ 12 سال، کم سے کم بھی 12 سال کیس عدالت میں چلے گا اور کچھ ثابت نہیں ہوگا۔ ثنا نے فرید کو خود وہاں بلایا تھا۔ میرے پاس ان کے ٹیکسٹ میسیجز کا ریکارڈ ہے اور اس بات سے ثنا انکار نہیں کر رہی کہ ان کا چھوٹا موٹا صحیح مگر افیئر تھا، تو نہ صرف میں عدالت میں اس افیئر کے ثبوت پیش کروں گا بلکہ 10 ایسے لوگوں کو بھی لاؤں گا جن کو اس لڑکی نے زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور وہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر کہیں گے کہ یہ ان کے ساتھ بھی یہی کر چکی ہے۔ میں اس کو عدالت میں پیشہ ور عورت ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ اس کا خاندان اور محلہ اس کو ڈسون کرے گا، کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا، اور 12 سال بعد آخری پیشی پہ جب یہ ہار جائے گی تو اس کے پاس نہ شوہر ہوگا اور نہ بچے۔ اس لیے آپ کو واقعی ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے آپ کو سیٹلمنٹ دی ہے۔ فرید نے فخریہ مسکرا کر ہاشم کو دیکھا۔ ثنا کی ماں نے لبوں میں کوئی بد دعا بڑبڑائی۔ ثنا کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ زمر ہلکا سا مسکرائی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ اصل میں ہوگا یہ ہاشم کہ جب کیس ٹرائل پہ جائے گا تو میں اسے ٹرائل تک نہیں رکھوں گی، پہلے مہینے میں ہی میں پوری سٹوری میڈیا پہ لیک کر دوں گی۔ یہ شام کے اخبار کی سرخی جتنا کیس 9 بجے کی خبروں میں آئے گا، 8 اور 10 بجے والے ٹاک شوز پہ اس پہ بات کریں گے۔ ثنا کو مارننگ شوز پہ بلایا جائے گا جہاں یہ میل شاؤنٹسٹ قسم کی خواتین کے ساتھ بیٹھ کر ظلم کی پوری داستان سنائے گی۔ این جی اوز اس کے لیے ووک کرے گی۔ یہ انٹرنیشنل سیمینارز پر مدعو ہوگی۔ اینٹی آرمی طبقہ اس کو فرید کی ثنا کے ساتھ نہیں بلکہ ایک جرنیل کے بیٹے کی ایک مظلوم لڑکی کے ساتھ زیادتی بنا دے گا۔ اور تمہارا؟ فرید کی طرف رخ کرتے ہوئے اس نے بات جاری رکھی، سوشل سرکل تمہیں آؤٹ کر دے گا، تمہارا باس تمہاری رپورٹ پہ مشکوک الفاظ لکھے گا، کوئی بھی لڑکی تم سے شادی کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گی کیونکہ قاتل کو لوگ قبول کر لیتے ہیں مگر بدکار کو نہیں۔ میں ثنا کو ایک سٹار بنا دوں گی اور 12 سال بعد تم کیس جیت بھی جاؤ تو تم بہت کچھ ہار چکے ہوگے، اور وہ ہارے ہوئے رشتے تمہیں یہ تمہارا 50,000 کے ہیئر کٹ اور 2.5 لاکھ کے سوٹ پہنے کھڑا وکیل واپس نہیں لا کر دے گا۔ سو اگر میں تمہاری جگہ ہوتی
تو پروسیکیوٹر کے سامنے اپنے منہ سے نکلنے والے اگلے الفاظ کو روک لیتی۔ مسکراہٹ معدوم تھی اور ایک کٹیلی نظر ان دونوں پہ ڈال کر وہ آگے بڑھ گئی۔ فرید کا چہرہ اب ثنا سے مختلف نہ تھا۔ ہاشم پہ البتہ کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ کندھے ذرا سے اچکا کر اس کے پیچھے ہو لیا۔